हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो पर हम आज आई दृष्टि बुक का करंट अफेयर देखेंगे। आज से शुरू करेंगे और सब संक्षेप में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम देखेंगे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स, इस चुनाव चिन्ह में आरक्षण व आवंटन आदेश जो है वो 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारण मापदंड ये होते हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा या विधानसभा के लिए किसी आम चुनाव में उस राजनीति दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। दूसरे नंबर पे आता है लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। तीसरे नंबर पर उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्ति हुई हो। फ्रेंड्स, इसमें 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है, जिसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। और केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें वर्तमान में हमारी 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। यानी राष्ट्रीय दलों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 6 है फ्रेंड्स। और जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण के दौरान वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है। नीचे देखेंगे इसके जो कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। फ्रेंड्स, 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किवीतू से लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे हम किवीतू से लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत 4 राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एवं संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा के सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 29,667 गाँवों के समग्र विकास को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स हम वाइब्रेंट प्लान है, वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है कि मेघालय 10वीं मेघालय विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें हमें बताना है कि कुल संख्या कितनी थी निर्वाचन विधान क्षेत्रों की। तो 60 थी इसमें। और जो हमारे वहाँ के मेघालय के नहीं हो पा रहा हूँ, जिसमें फ्रेंड्स मेघालय के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो कॉनराड संगमा बने हैं। ये नेशनल पीपुल्स पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने उभर कर आई है। और 7 मार्च 2023 को कॉनराड संगमा ने लगातार फ्रेंड्स इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए जो कॉनराड संगमा है उन्होंने दूसरे कार्यकाल के हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट आता है जो नागालैंड है। फ्रेंड्स, हमारा इसमें नेक्स्ट नागालैंड आता है। इसमें 13वीं नागालैंड विधानसभा जो हुए हैं, ये 13वीं नागालैंड विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की तिथि के साथ ही 12 मार्च 2023 निर्धारित थी इसकी, और जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। और यहाँ के फ्रेंड्स जो मुख्यमंत्री बने हैं हमारे वो नेफ्यू रियो बने हैं। कौन बने हैं? ये एनडीपीपी के नेता हैं
और इन्होंने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है फ्रेंड्स इन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे हम त्रिपुरा। हमारा आता है नेक्स्ट त्रिपुरा। ये 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 22 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसमें कब चुनाव हुए हैं फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे हम 16 फरवरी, ये 16 फरवरी 2023 को यहाँ के चुनाव संपन्न हुए हैं। और इसके जो सीएम बने हैं फ्रेंड्स वो मणि साहा, इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों, ये फ्रेंड्स इसमें 4 स्तंभ है। पहला है पुलिस, फिर जेल प्रणाली, फिर न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे स्मरणीय तथ्य में कि 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है फ्रेंड्स, तो ये 3रा संस्करण है। इसे डच कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो ये सभी हम हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इस रिपोर्ट का ये प्रथम संस्करण है। प्रथम संस्करण जो है वो 2019 में प्रकाशित किया गया था, तभी ये हमारी इस टाइम पे ये 3रा संस्करण है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है फ्रेंड, बड़े मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्य। बड़े और मध्यम आकार के राज्य हैं और छोटे राज्य हैं। इन राज्यों को 102 संकेतों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब की श्रेणी में रखा गया है। बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और छोटे राज्यों की रैंकिंग में जो सिक्किम है वो प्रथम स्थान पर। फ्रेंड्स जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसको बड़े राज्यों की श्रेणी में 18वीं रैंक मिली है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसको बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया और उसकी 18वीं रैंक है। इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है, छोटे राज्यों में सिक्किम है। हम इम्पोर्टेंट तथ्य ही देखेंगे इसमें फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज बना है फ्रेंड। MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज बन गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 यानी 12 अप्रैल 2016 को ये लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसके राष्ट्रीय जलमार्ग देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई जो है ये 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों में जल यातायात में वृद्धि तथा देश में आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। MV गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है फ्रेंड्स। इसके स्मरणीय तथ्य देखेंगे कि 13 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले से बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई। असम के डिब्रूगढ़ जिले से ये शुरू हुई है यात्रा और कहाँ पे ख़त्म हुई फ्रेंड्स, तो ये बोगीबिल में जाकर ख़त्म हुई थी। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही थी। कितने किलोमीटर की रही थी, तो ये लगभग 3200 किलोमीटर की, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा रही थी। MV गंगा विलास जो क्रूज है फ्रेंड्स, MV गंगा विलास क्रूज राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज है और जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया से होकर जाता है, धुबरी से सदिया तक है, वहाँ से होकर ये गुजरी है MV गंगा विलास क्रूज। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो गंगा
राष्ट्रीय जलमार्ग क्रूज जो एक है वो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है। कितनी नदी प्रणालियों से? तो 27 नदी प्रणालियों से गुजरी है। इसमें आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसे पूरा ही देखेंगे। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों को भ्रमण किया था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला है। जो एमवी गंगा विलास योजना है, सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ज्ञातव्य है कि एमवी विलास जो गंगा विलास योजना है उसकी जो लंबाई है फ्रेंड वो 62.5 मीटर एवं जो चौड़ाई है 12.8 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स, इसमें जो ये टेंट सिटी दिया हुआ, टेंट सिटी एमवी गंगा विलास क्रूज उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया था और इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। जलमार्ग विभाग परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। नेक्स्ट देखेंगे, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला न्यायालय बन गया है। जो केरल उच्च न्यायालय है फ्रेंड्स, तो वो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है। और यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वो कौन सी है फ्रेंड्स? तो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वो मलयालम है। और जो केरल के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने इस क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है वो एस मणिक कुमार और न्यायमूर्ति न्यायाधीश एस मणिक कुमार और न्यायमूर्ति साजी पिचाली की खंडपीठ द्वारा ये निर्णय दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्णय दिया है फ्रेंड्स। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती थी वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य हैं फ्रेंड्स, वो देख लेंगे हम। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला लिया है। इसमें क्या था कि न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। फ्रेंड्स, कौन कौन शामिल होगा? तो इसमें 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल रहेंगे। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं हम। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? तो न्यायमूर्ति
के.एम. जोसेफ ने इसकी अध्यक्षता की है। और जो सदस्य थे इसमें उनको भी देख लेते हैं। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे हम एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, जिसे असर बोला जाता है। असर जो आई है फ्रेंड्स वो देखेंगे हम। असर का पूर्ण रूप क्या है? एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया गया है। ये एक गैर सरकारी शिक्षण संगठन है जिसका नाम प्रथम है, द्वारा जारी किया गया है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में 2005 में यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है 2005 से। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित में सक्षम है। ये देखना है। स्मरणीय तथ्य देखेंगे इसमें। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो असर है वो ग्रामीण 2022 जारी की गई है। और रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज करनी है। इसके साथ ही रिपोर्ट में 5 से 16 वर्ष आयु के बच्चों के पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत की 616 जिलों में 19,060 गांवों को शामिल किया गया है। इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों में 95% से अधिक रही है। फ्रेंड्स, यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में इसमें 98.4% की बढ़ोतरी हुई है। और वर्ष 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का जो आंकड़ा गिरकर 2% यानी 2018 में जो था वो 4.1% हो गया है। गौरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां अनामांकित थी, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 13.5% था। इसमें फ्रेंड्स देख लेंगे, नीचे वाला भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ तीन राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। जो 3 राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश 17%, उत्तर प्रदेश 15% और छत्तीसगढ़ 11.2% है। नेक्स्ट देखेंगे हम। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। जो हुबली जंक्शन है ये फ्रेंड्स विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता था। और 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सितंबर 2000 में इसे बदलकर SSS हुबली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे दप्रे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है। हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। हमें फ्रेंड्स क्या याद रखना है कि हुबली जंक्शन जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। और इसमें जो है हुबली जो कहाँ पे स्थित है, तो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। मेन हमारा ये चीज़ है। और इससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है फ्रेंड्स। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान मिला है। हुबली जंक्शन जो है वो प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके आगे का देखेंगे हम। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। और इसकी जो लंबाई है वो 1507 मीटर है। कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो 1507 मीटर है। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था उसे प्राप्त था। उसकी जो लंबाई थी वो 1366
कितनी थी फ्रेंड्स? तो 1366.33 मीटर थी। ये देखिए यहाँ पर है कि हुबली जंक्शन ये कर्नाटक में स्थित है, इसकी 1507 मीटर लंबाई है। और जो गोरखपुर जंक्शन है वो उत्तर प्रदेश में 1366.33 है, दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, विदिशा 5G लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। 5G लागू करने वाला पहला जिला कौन सा, आकांक्षी जिला कौन सा बना है? तो विदिशा बन गया है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों में तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था फ्रेंड्स। तो मोदी जी ने कब लॉन्च किया था? 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले थे, जिसमें बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल है। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य हैं वो देखेंगे हम। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। विदिशा कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। बस इसमें इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं हम, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। जो कोल्लम है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं हैं। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। इसके जो स्मरणीय तथ्य हैं ये देखेंगे हम। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम कहाँ पे स्थित है? तो केरल में। और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला इसे बनाया गया है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा की गई है। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। नेक्स्ट इसमें फ्रेंड्स आगे देखेंगे हम, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना है। अभियान में ये जो कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर है, तो इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू किया गया है फ्रेंड। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके स्मरणीय तथ्य देखेंगे हम। ये 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय जो है वो 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। कौन कौन से परिणाम? तो देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास। नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रेंड्स, इसमें और क्या है?
भारत को विश्व में इसमें वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के जो उद्देश्य हैं वो निम्न हैं। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है, इसका उद्देश्य। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना है। नेक्स्ट है आयातित जीवाश्म पर निर्भरता में कमी और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। नेक्स्ट देखेंगे हम वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। वायनाड बना है। इसमें देखेंगे हम अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों को उपलब्ध और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है। आगे देखेंगे इसके स्मरणीय तथ्य। जनवरी 2023 में केरल का जो ये वायनाड जिला है फ्रेंड्स, ये कहाँ का है? तो ये वायनाड का है, केरल का है जिला। सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो कौन सा ये जिला है? वायनाड। ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। इसे देखेंगे जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी से शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स इसके कुछ स्मरणीय तथ्य। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि T49 ट्विन ट्यूब सुरंग है यहाँ पर, और इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर तथा एस्केप सुरंग जो है वो 12.895 किलोमीटर शामिल है। उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। यह एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्यों में सुगम बनाएगी। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यह भारत की इस एस्केप टनल की जो लंबाई है वो कितनी है? 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। यह एस्केप टनल घोड़े के नाल के आकार की है। और इससे देखेंगे यह एस्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नहीं देखेंगे हम तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है। वर्ष 2021 के बजट के भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल और सघन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन की लॉन्च किया है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसके अनुसार राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की है। इसके स्मरणीय तथ्य देखेंगे हम 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एसके स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस.के. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई थी। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया था। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय मिशन जो है फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय मिशन, ये 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया था। जो 8 राष्ट्रीय मिशन थे वो इस प्रकार थे हमारे। पहला था राष्ट्रीय और सौर मिशन हो गया। दूसरा था उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। और तीसरा है हमारा सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा है हमारा राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा है हमारा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। छठा है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। और सातवां है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। आठवां है हमारा यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट देखेंगे हम, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। कौन फ्रेंड्स? तो धर्मदम जो है वो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? केरल के कुन्नूर जिले में। यह केरल के 140वीं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। और यहाँ पर केरल विधानसभा चुनाव जो है वो 2021 में यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनराई विजयन, केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्मरणीय तथ्य इसके। दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। आगे देखेंगे हम, देश का पहला ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय होगा। और उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में से 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से 63 वार्डों में पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। और पुथुवालियन नारायण पी.एन. पाणिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1996 में पी.एन. पाणिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि को वायना दिनम के रूप में घोषित किया है। ये फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पट्टों की पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। यह 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स हम, क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे दूसरी क्लास पे। थैंक यू।